वेलकम टू द इकोनॉमिक्स का ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आपके सेकंड टॉपिक के साथ, जो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। मींस कि हम इसमें देखेंगे जो प्लानिंग थी हमारी, जो गवर्नमेंट ने प्लानिंग की थी ताकि वो हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा आगे ला सके, उभार सके, डेवलप कर सके, तो उसके क्या फीचर्स थे, मतलब मींस की प्लानिंग कैसी थी। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हैवी डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर। सो डिपेंडेंस का मतलब होता है कि किसी पे निर्भर करना, और हैवी का मतलब किसी चीज पे, एक चीज पे ज्यादा निर्भर करना। तो हम किस पे ज्यादा निर्भर कर रहे थे? पब्लिक सेक्टर पे। तो हमारी गवर्नमेंट ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी का प्लान अडॉप्ट किया था, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, तो उसमें हम पब्लिक सेक्टर को ज्यादा रोल प्ले करने के लिए कह रहे थे। फॉर एग्जांपल 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें खाली पब्लिक सेक्टर मींस कि खाली गवर्नमेंट ही इंटरफेयर कर सकती थी, गवर्नमेंट ही उन इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन कर सकती थी और उनको चला सकती थी। प्राइवेट सेक्टर को कोई भी रोल नहीं दिया गया था 17 इंडस्ट्रीज में। इनके कुछ एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल जैसे एटॉमिक एनर्जी और वेरियस केमिकल्स जो हैजार्डस होते हैं हेल्थ के लिए, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दी गई थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स मीन की प्राइवेट कंपनियों, हम तुम्हारी हेल्प लेंगे बट एक लिमिट तक, और वो लिमिट बहुत ही मीन्स की कम थी, ना के बराबर। हम तुम्हारी हेल्प लेंगे बट ना के बराबर। ज्यादातर हम किसको काम देंगे, किस पे भरोसा करेंगे? हम खुद पे भरोसा करेंगे और खुद ही काम करेंगे। इसलिए उन्होंने 17 इंडस्ट्रीज को रिजर्व रखा पब्लिक सेक्टर मीन्स की गवर्नमेंट के लिए। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन कैपिटल। सो सबसे पहले फॉरेन कैपिटल क्या होती है? फॉरेन कैपिटल ये होती है, फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में एक कंपनी को इस्टेब्लिश होना है, तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहीं बाहर की कंट्री से, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड से या अमेरिका से वो पैसा आए, वो हमारे देश के एक आदमी को दे और उस पैसे से वो उस कंपनी को इस्टेब्लिश करे और वो जो प्रॉफिट कमाए फिर वो वापस इंग्लैंड में दे। तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस टाइम डर था, क्योंकि नया नया जो है हम इंडिपेंडेंस हुई थी, हमें 200 साल बाद अंग्रेजों के रास्ते छुटकारा मिलता था। तो गवर्नमेंट के अंदर एक डर था उस टाइम पे, कहीं अंग्रेज अगर हम उनसे पैसे लेके ऐसे अपने देश में कंपनी एस्टैब्लिश करें, उनकी कैपिटल लाके और उनको शेयर देंगे प्रॉफिट में, तो कहीं वो दोबारा कब्जा ना कर ले। इसलिए तो 1950s के बाद जो फॉरेन कैपिटल थी वो एक फर्रा एक्ट होती है, FERA। तो मैंने फर्रा के नाम से, ताकि इजीली याद हो जाए इसलिए मैंने फर्रा के नाम से खुद किया था इसे याद। तो फर्रा के नाम से एक एक्ट होती है, उसके द्वारा फॉरेन कैपिटल है जो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसके द्वारा पॉलिसीज बनाई गई थी। तो उसकी जगह पे फॉरेन कैपिटल की जगह से लोन को प्रेफर किया जाता था फॉरेन से। मींस की गवर्नमेंट बोलती थी भाई तुम फॉरेन से कैपिटल लाके उसको इन्वेस्ट करके फॉरेन को प्रॉफिट नहीं दे सकते, बट फॉरेन से तुम पैसे उधार ला सकते हो और फिर यहाँ पे अपने नाम से कंपनी बना के उसके पैसे बाद में वापस कर देना। तो ये था हमारी गवर्नमेंट का प्लान। जो थर्ड पॉइंट आता है वो है फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है मींस कि इंपोर्ट, फॉर एग्जांपल ये एक मार्कर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये हमारी कंट्री में पहले नहीं बनता, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम किसी भी बाहर की कंट्री से ये मार्कर नहीं खरीदेंगे, बल्कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन की उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंडिया में ही उस मार्कर को मैन्युफैक्चर करेंगे, हम बाहर की कंट्री से नहीं खरीदेंगे। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? ताकि BOP स्टेबल रहे। BOP क्या होता है? BOP होता है जब भी हम किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को छोड़ के किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड बिजनेस कुछ भी करते हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन BOP में काउंट होती है। आगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में BOP को अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए ताकि BOP स्टेबल रहे, हमारे पास जो फॉरेन की करेंसी है वो हमें पैसे इंपोर्ट करने में यूज ना करने पड़े, मींस कि हम इंडिया में ही उन चीजों को बना ले जो हम बाहर से मंगाते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो किया। जो लास्ट पॉइंट आता है वो है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या था कि लोग ज्यादा से ज्यादा शेविंग करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। आप भी एग्जांपल ले सकते हैं कि एक आदमी के पास सेविंग है, वो पैसे इकट्ठे कर रहा है, उसने सेविंग की, अब उस सेविंग को वो इन्वेस्ट कर रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है। तो फैक्ट्री से क्या होगा? फैक्ट्री से होगा प्रोडक्शन होएगा फैक्ट्री से, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट होएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे गरीबी कम होएगी, लोगों के पास पैसा आएगा, उनका लाइफ स्टैंडर्ड सुधरेगा।
तो टोटल ओवरऑल ग्रोथ होगी हमारी कंट्री की सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से। सो फीचर्स में ये 4 पॉइंट थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे प्लानिंग पीरियड थे, जिस पीरियड में 1950 से लेकर 1990 तक प्लानिंग की, तो उसकी क्या अचीवमेंट थी, हमने किन चीजों को मतलब अचीव किया विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो क्या अचीवमेंट्स मीन्स के अचीवमेंट क्या थी, जो हमने क्या अचीव किया विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। तो इसमें हम प्लानिंग की अचीवमेंट्स देखेंगे कि प्लानिंग की हेल्प से हमने क्या क्या चीज अचीव की। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। मीन्स की प्लानिंग की हेल्प से हमारी कंट्री की इनकम में, नेशनल इनकम में, मीन्स की टोटल प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई। और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम होती है जो एक कंट्री में लोग रहते हैं, एक एक आदमी की इनकम वो भी इंक्रीज हुई थी। हमारी नेशनल इनकम जो है पहले ग्रो कर रही थी 0.5% पर एनम से, वो प्लानिंग पीरियड की वजह से 5% पर एनम पे ग्रो करने लगी विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। पर एनम पे ग्रो कर रही थी 5%। और जो पर कैपिटा इनकम होती है वो बहुत ही नॉमिनल मींस कि ना बराबर ग्रो कर रही थी प्लानिंग पीरियड से पहले, बट विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग की वजह से वो 3% पर एनम की ग्रोथ रेट से ग्रो करने लगी। पर कैपिटा इनकम मींस कि हर एक आदमी की इनकम, जो कि एक ठीक ठाक ग्रोथ रेट है, ये भी एक ठीक ठाक ग्रोथ रेट है जिस हिसाब से हमारी एक नेशनल इनकम जो है ग्रो कर रही थी, जो बढ़ रही थी। तो सबसे बाद उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जो है इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इंस्टीट्यूशनल एंड कुछ टेक्निकल चेंजेस हुए थे प्लानिंग की वजह से। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस क्या थे। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में कुछ आते थे जैसे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। मीन्स की हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंडियन फार्मर्स की जो लैंड है उसका वो फ्रेगमेंटेड है, वो एक जगह एक पीस लैंड का कहीं है, एक पीस लैंड का कहीं है, उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने उस लिमिटेशन को, उस कमी को ठीक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वो जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कर दिया। मीन्स की जिसकी फार्मर की जगह दूर थी उसको पास में जगह दे दी, और ऐसे ऐसे सारी जगह पे पूरी कंट्री में कंसोलिडेशन ऑफ लैंड कर दिया। और बहुत सारे जो थे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे वो आगे हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। एंड फिर टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या थे एग्रीकल्चर में? टेक्निकल रिफॉर्म्स थे, पहले जो इंडिया के फार्मर थे वो सिंपल सीड्स यूज करते थे। मीन्स की एक किसान ने फसल उगाई, उसमें से ही वो 2 कटोरे फसल के निकाल के रख लेते था, उसे ही अगले साल ऐसा बीज यूज कर देता। बट प्लानिंग की वजह से HYV जो हाई बिल्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं उनका यूज किया फार्मर ने, जो केमिकल प्रोसेस से बनते हैं, और उससे प्रोडक्शन जो है वो बूस्ट हो जाता है। तो ये सारे कुछ रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुए थे। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो एम्प्लॉयमेंट। फ्रॉम द फर्स्ट प्लानिंग मीन्स कि जब पहली प्लानिंग हमारी गवर्नमेंट ने की तो हमारी गवर्नमेंट का कोर मोटिव क्या था? जो मेन मोटिव वो क्या था? जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाना। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने, और ये इसमें गवर्नमेंट कुछ हद तक कामयाब भी हुई थी। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है वो दिन पे प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। क्योंकि नई नई फैक्ट्रीज खुलती जा रही थी। एंड द थर्ड पॉइंट क्या आता है? वो आता है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। सो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिया ने मतलब मीन्स कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने बहुत सारी इंडस्ट्री को लगाया। 17 इंडस्ट्री तो उन्होंने पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व कर ली थी। तो उन इंडस्ट्रीज ने भी ग्रो किया एंड कुछ प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज ने भी ग्रो किया। इंडस्ट्रीज की भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई थी। जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसने भी अच्छी खासी जो है ग्रोथ नोट की थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग 1950 से 1990 तक। एंड जो थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं कहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ है वो हैंड टू हैंड चलती है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक फैक्ट्री खुली है, तो फैक्ट्री खुली है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, तो उस प्रोडक्शन को जो प्रोड्यूस हुआ है सामान, ये तो है नहीं कि हम फैक्ट्री में ही बनाएंगे और फैक्ट्री में ही यूज़ कर लेंगे। उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए? हमें रोड्स चाहिए। वो रोड्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवे चाहिए, रोड चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की सारी सुविधाएं चाहिए, और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वो भी वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी भी। और उस फैक्ट्री में काम करने के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को अच्छे अच्छे स्कूल्स और कॉलेज खोलने पड़ेंगे।
सो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी ग्रोथ कर रहा था। ग्रोथ क्यों कर रहा था? क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही थी। मींस कि एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर ये ग्रो करेगा तो ये भी ग्रो करेगा, और ये ग्रो करेगा तो ये भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। तो इसमें टोटल यही था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और पूछिए हमसे, और नोट जरूर पढ़िए। एक बार आपने एक क्लिप देख लिया, उसके बाद हमने खुद नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को देखिए, 15 मिनट तक पढ़िए। आपका चैप्टर, आपका ये टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चीज़ का फायदा उठा सके।